हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संज्ञा समझाने जा रही हूँ जो कि व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही उसके जीवन में संज्ञा समाहित हो जाती है। जैसे हम उसका नाम रमेश रखते हैं, अर्थात हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, लोग, वस्तुएं, पशु पक्षी, स्थान, गांव, शहर, मोटर गाड़ियां, ये सारी जो चीज़ें हैं संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। मान लो यदि नाम ही ना हो तो हम चीज़ों को कैसे पहचानेंगे। इसलिए संज्ञा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए हम संज्ञा की परिभाषा समझते हैं इस चित्र द्वारा। आइए इस चित्र द्वारा हम संज्ञा को समझते हैं। इस चित्र में व्यक्ति राम, रमेश, सुरेश, महेश, योगिता, ये सभी दिखाई दे रहे हैं और ये हैं व्यक्तियों के नाम। स्थान में बगीचा दिखाई दे रहा है। वस्तु अगर हम लें तो रैकेट, साइकिल और गेंद दिखाई दे रही है। और भाव अगर हम लें तो हम ये सारे बच्चे खुश हैं, इसलिए खुशी का भाव उनमें झलकता है। अब संज्ञा की वास्तविक परिभाषा है जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता हो उसे संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, यमुना, आगरा, होली, कार। संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्यतः 3 भागों में पहले वर्गीकृत किया गया था, लेकिन बाद में जातिवाचक के साथ 2 और संज्ञाओं को समाहित कर लिया गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं और अगला है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम समझते हैं यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम व्यक्ति का नाम है, कुर्सी बैठक का साधन है और चूँकि कुर्सी उसे नाम दिया गया इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो गई। दिल्ली एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी शब्द से एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक, यानी अध्यापक कोई भी हो सकता है, सारे जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक उनको हम अध्यापक कहते हैं। किताब किसी भी विषय की हो सकती है। दर्जी जो कपड़े सीता है। जातिवाचक संज्ञा को निम्नलिखित रूपों में हम समझ सकते हैं। वस्तुओं के नाम कंप्यूटर, किताब, कलम, दरवाज़ा, कुर्सी। प्राकृतिक तत्वों के नाम ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा। पशु पक्षियों के नाम हिरण, कुत्ता, कोयल, मोर। यानी ये एक जाति को संबोधित कर रहे हैं। सगे संबंधी के रिश्ते जैसे भाई, पिताजी, बुआ, मामा। व्यवसाय राजमिस्त्री, दर्जी, अध्यापक, पुलिस। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये एक जाति को हमें संबोधित कर रही हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद जैसे मैंने बताया, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है जिस संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भोजन एक सामग्री है, गेहूँ। सोना यानी आभूषण के लिए एक द्रव्य पदार्थ है। ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। अब हम आते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना में कई सैनिक होते हैं। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती हैं। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था,
गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये जीवन की एक अवस्था है। मिठास, ये मिठाई का एक गुण है। हर्ष, ये एक भाव है, एक दशा है। बालपन, बालक का गुण है, ये बालपन अर्थात एक दशा और अवस्था भी है। मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। अब मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि संज्ञा की पहचान वास्तव में क्या है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं, कुछ अप्राणीवाचक होते हैं। कुछ शब्द गणनीय होते हैं यानी गिन सकते हैं, कुछ अगिननीय होते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या चीज़ें हो सकती हैं? वह शब्द जिसमें किसी सजीव यानी जिंदा वस्तु का बोध हो, उसमें प्राण हो, वो प्राणीवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वो जानवर हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, चिड़िया हो सकता है, रमेश नाम हो सकता है, गाय हो सकती है। इसी कारण ये सब प्राणीवाचक, क्योंकि ये जिंदा लोगों का लोग हैं। प्राणीवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस वस्तु में प्राण नहीं होते, वो वस्तुएं होती हैं एक्चुअल में। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक आदि, इसमें प्राण नहीं होते, ये वस्तुएं होती हैं। आगे हम आते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे व्यक्तियों को गिन सकते हैं, वस्तुओं को गिन सकते हैं, पदार्थों को भी गिन सकते हैं। उनकी संख्या जिनको हम गिन कर काउंट करके लिख सकते हैं, वो गणनीय संज्ञा होती है। और जो फॉर एग्जाम्पल इसमें लड़का, पुस्तक, भवन, गाय, केले। अगणनीय संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध, पानी, अर्थात जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, उसे तोला या नापा जा सकता है, वह अगणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है संज्ञा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद। शुभ दिन।